सबसे पहले तो इस चैप्टर में ना बेसिकली सिर्फ टेबल्स हैं याद करने वाले, उसके अलावा इसमें कुछ भी ख़ास पढ़ने वाला नहीं है। अब सबसे पहले हमारे पास जो टेबल है वो क्लासिफिकेशन है पेरिडोन्टल डिजीज़ एंड कंडीशंस का। अब सबसे पहले इसमें जिंजाइवल डिजीज़ बताई हुई हैं और बताया हुआ है कि ये प्लाक इंड्यूस भी हो सकती हैं और नॉन प्लाक इंड्यूस भी हो सकती हैं। इसका मतलब ये है कि प्लाक लगने की वजह से भी जिंजाइवल डिजीज़ हो सकती हैं, लाइक जिंजवाइटिस वगैरह, लेकिन नॉन प्लाक भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि प्लाक की वजह से ही हों। और क्रोनिक पेरिडोन्टाइटिस है जिसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं, लोकलाइज और जनरलाइज। लोकलाइज वो कि जो सिर्फ एक दांत में होगा, और जनरलाइज वो कि मतलब जिसमें ज़्यादा दांत होंगे, सारे भी हो सकते हैं। एग्रेसिव पेरिडोन्टाइटिस, इसकी भी यही दो टाइप्स हैं। उसके अलावा पेरिडोन्टाइटिस जो है वो सिस्टेमिक डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल NUG NUP। ठीक है, अब इसके पूरे डिटेल चैप्टर्स आपने आगे पढ़ने हैं। ठीक है, अभी सिर्फ सुपरफिशियल क्लासिफिकेशन है इस चैप्टर में। आगे के एब्सेसिस जो हैं पेरिडोन्शियम की, वो किस किस टाइप की हो सकती हैं, लाइक जिंजाइवल एब्सेस हो सकते हैं, लाइक जो सिर्फ जिंजाइवा में एब्सेस बनेगी। पेरिडोन्टल एब्सेस वो जो पेरिडोन्शियम में बनेगी, और पेरिकोरोनल एब्सेस भी, लाइक 3 तरह की एब्सेसिस हैं। उसके अलावा पेरिडोन्टाइटिस एसोसिएटेड विद एंडोडोंटिक लेयन्स, इसका भी एक पूरा चैप्टर आपने आगे डिटेल से पढ़ना है। लाइक एंडोडोंटिक पेरिडोन्टल लेयन हो सकती हैं, पेरिडोन्टल एंडोडोंटिक हो सकते हैं, या दोनों कंबाइन भी हो सकती हैं। उसके बाद डेवलपमेंट और एक्वायर्ड डिफॉर्मिटीज़ एंड कंडीशंस, लाइक ये कुछ उन्होंने कंडीशंस इस तरह की बताई हैं, कुछ ऐसी डिफॉर्मिटीज़ जिनकी वजह से भी जिंजाइवल डिजीज़ और पेरिडोन्टल डिजीज़ हो सकती हैं। यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया हुआ है कि कुछ टूथ रिलेटेड ही कुछ ऐसे लोकलाइज फैक्टर्स हैं जो कि प्लाक इंड्यूस जिंजाइवल डिजीज़ करवा रहे हैं या पेरिडोन्टाइटिस करवा रहे हैं, या कोई म्यूकोजिंजाइवल डिफॉर्मिटीज़ हैं उसकी वजह से, या फिर जिन पेशेंट्स के दांत नहीं होते, ई डेंचुलस होते हैं, उनकी जो ई डेंचुलस रीजिस हैं उसमें भी इस तरह की कंडीशंस हो जाती हैं। उसके अलावा अगर कोई ओक्लूजल ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, ये बॉक्स आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद जो अगला डिब्बा याद करना है वो है हमारे पास जिंजाइवल डिजीज़। यहाँ पे अब सारी जिंजाइवल डिजीज़ की क्लासिफिकेशन है। हमने जैसे यहाँ पे बात की थी कि प्लाक इंड्यूस भी हैं और नॉन प्लाक भी हैं। अब ये इस बॉक्स में इस चीज़ को एक्सप्लेन करने लगा है कि प्लाक इंड्यूस में कौन कौन सी आ जाएंगी और नॉन प्लाक इंड्यूस में कौन कौन सी आ जाएंगी चीज़ें। अब प्लाक इंड्यूस में वो वाली कि जो कह रहा है कि जिंजवाइटिस एसोसिएटेड विद डेंटल प्लाक ओनली, सिर्फ प्लाक से रिलेटेड है, या फिर जिंजाइवल डिजीज़ मॉडिफाइड बाय सिस्टेमिक फैक्टर्स, जिसमें कह रहा है कि एंडोक्राइन सिस्टम लाइक पुबर्टी एसोसिएटेड जिंजवाइटिस होता है हमारे पास। जैसे ही पुबर्टी आती है तो जिंजाइवा जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल एसोसिएटेड जिंजवाइटिस, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड भी होता है, और डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसी तरह कुछ ब्लड रिलेटेड चीज़ें लाइक ल्यूकीमिया वगैरह। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी होता है, और ये कौन कौन सी मेडिकेशंस हैं इसके आगे अलग से चैप्टर्स हैं। अभी सिर्फ आपने सुपरफिशियल इतना इतना ही बताना है क्लासिफिकेशन में। ठीक है, फिर जिंजाइवल डिजीज़ कह रहा है कुछ माल न्यूट्रिशन की वजह से हो जाती है, स्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी जिसे विटामिन C भी कहते हैं। ठीक है, अब ये तो आ गई प्लाक इंड्यूस। अब नॉन प्लाक इंड्यूस में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। बैक्टीरियल ओरिजिन हो सकता है, नाइजीरिया गनोरिया, ट्रिपोनिमा पैलिडम और स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ये जो है ना तीनों आपने ऐसे ही एज इट इज़ याद करने, MCQs में कोई एक आधा पूछ लेते हैं। उसके बाद हमारे पास वायरल ओरिजिन है कि वायरल में वायरसेस कौन कौन से होंगे। उसमें हमारे पास हर्पीस इन्फेक्शन है, जिसमें हमारे पास प्राइमरी हर्पेटिक जिंजाइवोस्टोमाटाइटिस है, रिकरेंट ओरल हर्पीस है, और वेरिसेला ज़ोस्टर है। ठीक है, अब इसी तरह फंगस भी आगे फंगल ओरिजिन की अगर बात करें तो कैंडिडा है। उसके बाद बताया कि लीनियर जिंजाइवल एरिथीमा हो जाता है, हिस्टोप्लाज्मोसिस भी है। ठीक है, उसके बाद कुछ जेनेटिक ओरिजिन हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं कि जो प्लाक इंड्यूस नहीं है, तो जो नॉन प्लाक इंड्यूस में ये चीज़ें आएंगी, लाइक बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और जेनेटिक्स। अब कुछ सिस्टेमिक कंडीशंस है, ये वाला पॉइंट इतना बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका UQ भी है कि वो सिस्टेमिक कंडीशंस पूछते हैं कि जो जिंजाइवल डिजीज़ से रिलेटेड है, या फिर म्यूकोक्यूटेनियस लेयन्स के नाम बता दें इस तरह से। इसमें ये सारे हैं, लाइकन प्लानस, पेम्फिगोइड, पेम्फिगस वल्गैरस, एरिथीमा मल्टीफॉर्म, ल्यूपस एरिथमाटोसस एंड ड्रग इंड्यूस्ड हो सकते हैं। अब कुछ एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से, लाइक कुछ रेस्टोरेटिव मटेरियल्स की वजह से एलर्जी हो जाती है। जैसे अमलगम की फिलिंग के अंदर मरकरी होता है, तो मरकरी से हो सकती है, निकल से, एक्रेलिक से। उसके बाद
कुछ रिएक्शंस जो हैं वो कह रहा है कि टूथपेस्ट वगैरह या कोई डेंटिफिसिस ऐसे होते हैं जिनमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जिससे पेशेंट को एलर्जी होती है, तो कुछ ऐसे रिएक्शंस हो जाते हैं। या कोई माउथ वॉश वगैरह में, या फिर च्युइंग गम एडिटिव्स जैसे कि सिनेनम से काफ़ी लोगों को एलर्जी होती है और वो गम्स में लाइक जो च्युइंग बबल्स होती हैं उसमें होता है। फूड एंड एडिटिव से भी हो सकती है। या फिर ट्रोमेटिक लेकिन केमिकल इंजरी है, फिज़िकल इंजरी है या थर्मल इंजरी, फॉरेन बॉडी कोई रिएक्शन हो सकता है या फिर कोई और अदर भी कॉज हो सकता है। तो ये प्लाक इंड्यूस और नॉन प्लाक इंड्यूस, इसकी क्लासिफिकेशन सारी आपने याद करनी है। उसके बाद हमारे पास टेबल 5.1 है, इसमें पेरिडोंटाइटिस की ना फॉर्म्स और क्लासिफिकेशंस बताई हैं। अब हमारे पास ना सबसे पहले जो वर्कशॉप हुई थी वो 1989 में हुई थी, ठीक है। AAP वर्ल्ड वर्कशॉप जो है ना उसने बोला कि हमारे पास पेरिडोंटाइटिस की ये 5 फॉर्म्स हैं, लाइक ये 5 टाइप्स हैं। एडल्ट पेरिडोंटाइटिस, अर्ली ऑनसेट पेरिडोंटाइटिस, पेरिडोंटाइटिस एसोसिएटेड विद सिस्टेमिक डिजीजेज, निक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव पेरिडोंटाइटिस और रिफ्रैक्टिव पेरिडोंटाइटिस। अब इसमें आपने ना इतना ही मेन याद करना है कि ये इसकी फॉर्म्स हैं और इस वर्कशॉप में थी, उसका सन भी याद कर लेना। लेकिन जो इसकी करेक्टरिस्टिक है ये जस्ट MCQ के लिए आप लोग पढ़ लेना, लेकिन ये ना भी याद करो तो खैर है। उसके बाद फिर अगली वर्कशॉप हमारे पास हुई यूरोपियन वर्कशॉप, जो कि 1993 में आई। इसने बोला कि हमारे पास 3 जो है ना फॉर्म्स हैं, अडल्ट पेरिडोंटाइटिस, अर्ली ऑनसेट और निक्रोटाइजिंग। अब फिर जो 1999 में जो इंटरनेशनल वर्कशॉप हुई उसने कहा कि हमारे पास ये 3 फॉर्म्स हैं पेरिडोंटाइटिस की और यही वाली एक्सेप्टेबल है जो हम मतलब आजकल यूज़ हो रही है, वो यही फॉर्म्स हैं, क्रोनिक पेरिडोंटाइटिस, एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस और पेरिडोंटाइटिस एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टेमिक डिजीजेज, ठीक है। और इसका UQ भी आता होता है। अब जो 1992 वाली वर्कशॉप में हमने पढ़ा कि हमारे पास 3 फॉर्म्स हैं, क्रोनिक पेरिडोंटाइटिस, एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस और पेरिडोंटाइटिस एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टेमिक डिजीज़। अब उन तीनों चीज़ों को यहाँ पे इस बॉक्स में एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। और ये वाला बॉक्स नहायत ही इम्पोर्टेंट है, इसकी एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रोनिक पेरिडोंटाइटिस। अब इसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आप लोगों ने ऐसे ही याद करनी है। प्रिवेलेंट इन अडल्ट बट कैन अक्कर इन चिल्ड्रन, मतलब ज़्यादातर क्रोनिक पेरिडोंटाइटिस जो है वो अडल्ट्स में होता है, लेकिन वो कह रहा है कि चिल्ड्रन में भी हो सकता है। अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन कंसिस्टेंट विद द लोकल फैक्टर्स, लाइक जो क्रोनिक पेरिडोंटाइटिस है वो हमेशा एसोसिएट होता है लोकल फैक्टर्स के साथ। अब लोकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, प्लाक हो गया, बायोफिल्म, कैलकुलस वगैरह, ठीक है, या कोई भी लोकल फैक्टर है लाइक ब्रेसिस लगे हुए हैं, जो भी है मतलब लोकल फैक्टर से रिलेटेड होगा। और जो उसके अलावा अगला पॉइंट है एसोसिएटिव विद वेरिएबल माइक्रोबियल पैटर्न, जो भी इसमें माइक्रोब्स इन्वॉल्व हैं उसका एक वेरिएबल पैटर्न होगा। और इसमें सब जिंजाइवल कैलकुलस फ्रिक्वेंटली होगा क्योंकि ऑब्वियसली हमने कहा कि लोकल फैक्टर से ही एसोसिएटेड है। अब स्लो टू मॉडरेट रेट ऑफ प्रोग्रेशन है, ऑब्वियसली क्रोनिक है, एक चीज़ काफ़ी अरसे से चलती आ रही है तो वो जो है ना वो स्लोली प्रोग्रेस करेगी, तो स्लो टू मॉडरेट इसका रेट ऑफ प्रोग्रेशन है। उसके बाद बताया कि ना ये सिस्टेमिक डिजीज़ से भी एसोसिएट हो सकता है, लाइक डायबिटीज़ मेलाइटस या HIV। लोकल फैक्टर्स तो इसमें होने ही हैं, ऊपर भी बात की, और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं लाइक सिगरेट स्मोकिंग और इमोशनल स्ट्रेस वगैरह। अब जो इसकी टाइप्स हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लोकलाइज्ड है और जनरलाइज्ड फॉर्म है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन इस तरह से वो पूछेंगे कि क्रोनिक पेरिडोंटाइटिस को जो है ना क्लासीफाई करो अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट और अकॉर्डिंग टू सिवेरिटी। अब जब वो अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट पूछेगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट, तो हमने ये 2 बातें बतानी है, लोकलाइज्ड फॉर्म है और जनरलाइज्ड। लोकलाइज्ड में लेस देन 30% ऑफ द टीथ इन्वॉल्व होगा, ठीक है, और जनरलाइज्ड में ग्रेटर देन 30% ऑफ द टीथ इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी से अगर वो पूछता है तो ये 3 बातें बतानी है कि माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर है। माइल्ड में क्या है कि 1 से 2 mm क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस होगा, ठीक है, और मॉडरेट में 3 से 4 mm, सिवियर में ग्रेटर देन 5 या फिर 5। अब बच्चे क्या करते हैं, वो जस्ट इतना लिखाते हैं कि 1 से 2 mm, तो ये सारा रॉन्ग है। क्या 1 से 2 mm, पूरी बात बतानी है कि क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस जो है वो होगा 1 से 2 mm माइल्ड में। अब क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस क्या चीज़ है। अच्छा जी, जो हमारे पास क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस है उसमें हमारे पास 2 चीज़ें हमने ऐड अप करनी होती हैं। सबसे पहले प्रोबिंग डेप्थ, प्लस हमने जिंजाइवल रिसेशन को ऐड करना है। इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस बनता है। फॉर एग्जांपल अब कैसे प्लस करना है, ये हमारे पास एक दांत है, ठीक है, और ये जिंजाइवा है।
अब जब हमने प्रोबिंग डेप्थ मेजर करनी होती है तो हम पेरिडोनटल प्रोब जो उसका लेते हैं, उसका बॉल एंडेड है, जब हम इंसर्ट करते हैं हम जिंजाइवा में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जिंजाइवा इतनी नीचे आ चुका है रिसेशन की वजह से। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने प्रोबिंग डेप्थ मेजर करनी है, प्रोब को मैंने अंदर डाला, ठीक है, ये इसकी इतनी डेप्थ आ गई, ठीक है, जो जिंजाइवा से मैंने जिंजाइवा के अंदर ऐड करके मैंने उसको मेजर कर लिया। अब जिंजाइवा तो यहाँ पे पहले ही रिसेस हो चुका था, तो इस चीज़ को भी मैंने इसके अंदर ऐड करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से इसको मेजर करूँगी, जो हमारे पास जिंजाइवा रिसेशन हुई है और जो प्रोबिंग डेप्थ थी, इन दोनों को मैंने प्लस करना है, तो हमारे पास क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि हमारे पास जिंजाइवा रिसेशन है 1 mm, ठीक है, और प्रोबिंग डेप्थ है हमारे पास 1 mm, तो हमारे पास जो क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस आएगा वो हमारे पास 2 mm आएगा, और ये MCQs में भी पूछा जाता है। ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया समझाने के लिए। जैसे 2 से 3 mm जो है ये नॉर्मल प्रोबिंग डेप्थ है, तो पेरिडोनटाइटिस में तो इतनी नहीं होगी 2 mm, ये जस्ट समझाने के लिए मैंने बताया, क्योंकि 2 से 3 mm तो वैसे ही नॉर्मल है, इससे ज़्यादा ही होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास एग्रेसिव पेरिडोनटाइटिस। बेसिकली ये ज़्यादा यंग पेशेंट्स में होता है, ठीक है, और इसका जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके जो फीचर्स हैं, उसका पहला पॉइंट है अदरवाइज़ क्लिनिकली हेल्दी पेशेंट। इसका मतलब ये है कि पेशेंट को कोई अदर सिस्टेमिक डिजीज़ नहीं है, वैसे वो बिल्कुल क्लिनिकली हेल्दी होगा, उसको और कोई सिस्टेमिक डिजीज़ नहीं होगी, लेकिन उसको जो है पेरिडोनटाइटिस हुआ हुआ है। रैपिड अटैचमेंट लॉस होगा, रैपिड ही इसमें बोन डिस्ट्रक्शन होगी, क्योंकि एग्रेसिव है। क्रोनिक में हमने कहा था कि स्लो रेट ऑफ प्रोग्रेशन, एग्रेसिव है तो इसमें हमारे पास रैपिड अटैचमेंट लॉस और बोन लॉस होगा, ठीक है। और फेमिलियल एग्रीगेशन ऑफ द डिजीज़ इंडिविजुअल, क्योंकि इसमें जो है ना एग्रेसिव में टिपिकल फैमिली हिस्ट्री होगी। उसके अलावा कुछ अदर करेक्टरिस्टिक्स हैं कि अमाउंट ऑफ माइक्रोबियल डिपॉजिट्स इनकन्सिस्टेंट विद डिजीज़ सिविरिटी, ठीक है, इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि जितना ज़्यादा माइक्रोबियल लोड होगा उतनी ही ज़्यादा डिजीज़ सिविरिटी होगी, ये चीज़ मैटर नहीं करती। इंक्रीज लेवल ऑफ एक्टिनोबैसिलस एक्टिनोमाइसिस टेम्कोमिटांस के लेवल्स इसमें ज़्यादा होंगे, ठीक है। और उसके अलावा एबनॉर्मेलिटीज़ इन द फैगोसाइट फंक्शन, फैगोसाइट के फंक्शन में एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी। हाइपर रिस्पॉन्सिव मैक्रोफेजिस होंगे प्रोड्यूसिंग इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और इंटरल्यूकिन B1 बीटा, ठीक है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन और इंटरल्यूकिन 1 बीटा MCQs में भी आता होता है। इन सम केसेस सेल्फ अरेस्टिंग डिजीज़ प्रोग्रेशन भी हो सकती है। सेल्फ अरेस्टिंग का मतलब यह है कि अगर एक पेशेंट को अग्रेसिव पेरिडोनटाइटिस डेवलप हुआ था या हो रहा था, तो अचानक से डिजीज़ वहाँ पे स्टॉप हो गई है, रेस्ट हो गई है खुद ब खुद, तो उसको हम कहेंगे सेल्फ अरेस्टिंग डिजीज़ प्रोग्रेशन। अब हमारे पास इसकी भी उसी तरह दो टाइप्स हैं, लोकलाइज और जनरलाइज, जैसे हमारे पास क्रोनिक की थी। अब इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो लोकलाइज फॉर्म है सरकम पुबर्टल ऑनसेट ऑफ डिजीज़ है, ठीक है, जैसे ही पुबर्टी जो है आएगी तो ये जो है ना वो होने लग जाएगा। लेकिन इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि लोकलाइज्ड फर्स्ट मोलर और इंसाइजर डिजीज़ है विद प्रॉक्सिमल अटैचमेंट लॉस ऑन एटलीस्ट 2 परमानेंट टीथ, वन ऑफ विच फर्स्ट मोलर इज़ नेसेसरी। ये इसकी कंडीशन है कि एक तो इंसाइजर हो, ठीक है, और 2 परमानेंट टीथ इसमें होने चाहिए, ठीक है। ये लाजमी है कि 2 परमानेंट टीथ पे अटैचमेंट लॉस होगा, जिसमें से एक तो इंसाइजर है, दूसरा उसने कहा है कि फर्स्ट मोलर लाजमी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है इसमें हमारे पास रोबस्ट सीरम एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, और बहुत एक्सीलेंट लेवल का होता है। और जो जनरलाइज फॉर्म है इसमें हमारे पास क्या है कि ये 30 ईयर्स ऑफ एज में है। इसमें क्या था, ये हमारे पास पुबर्टी पे आ रहा था, ये हमारे पास 30 ईयर्स में है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस भी आता होता है। जनरलाइज्ड इसमें प्रॉक्सिमल अटैचमेंट लॉस होगा एटलीस्ट 3 परमानेंट टीथ, उसमें हमने कहा था कि एटलीस्ट 2 परमानेंट दांत हो, इसमें हमने कहा कि एटलीस्ट 3 परमानेंट दांत हो, लेकिन फर्स्ट मोलर और इंसाइजर को छोड़ के। इसमें हमने कहा था कि फ़र्स्ट मोलर लाजमी होना चाहिए, इंसाइज़र होना चाहिए, इसमें हमने कहा है कि इंसाइज़र और फर्स्ट मोलर को छोड़ के बाकी किसी भी दांतों में से 3 परमानेंट दांत इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है। ये एपिसोडिक नेचर होती है इसकी, ठीक है, लाइक एपिसोड वाइज होगा। और इसमें जो हमारे पास है ना एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, जो रोबस्ट एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है वो इसमें पुअर होगा, ठीक है, और लोकलाइज में गुड रिस्पॉन्स होगा। उसके बाद है पेरिडोनटाइटिस एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टेमिक डिजीज़, लाइक कुछ सिस्टेमिक डिजीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से पेरिडोनटाइटिस होता है। अब उसमें हमारे पास ब्लड रिलेटेड जो हेमाटोलॉजिकल डिजीज़ हैं उसमें वही ल्यूकीमियाज हो गया, न्यूट्रोपीनिया और कुछ जेनेटिक डिजीज़ हैं। लाइक इसमें से सारे नाम नहीं अगर याद करने तो कुछ कुछ नाम जो हमने पहले के याद किए हुए हैं आप लोगों को याद होंगे। डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ये हो गया।
उसके अलावा कोहन सिंड्रोम हमने पढ़ा हुआ है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ पहले से पढ़ी हुई है, ठीक है। लाइक जो इंपॉर्टेंट वाले एटलीस्ट वो याद करो, लेकिन अगर सारे याद कर लो तो ज़्यादा अच्छी बात है। ल्यूकोसाइटेड हीम डेफिशिएंसी सिंड्रोम, पेपिलोन लेफेब्रे सिंड्रोम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये तो आगे आपने इतना पढ़ना है कि आपको वैसे ही फिंगर टिप्स होना है। उसके अलावा हमारे पास चैटिक हिगाशी सिंड्रोम, हिस्टोसाइटोसिस सिंड्रोम, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, कोहन सिंड्रोम, एहलर-डैनलोस सिंड्रोम भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये भी आपने याद कर लेना। उसके बाद ये लास्ट हमारे पास बॉक्स है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसको भी याद कर लें तो अच्छी बात। बेसिकली अगर देखें ना, जो हमारे पास फर्स्ट पे टेबल था, हम उसी की ही डिटेल्स आगे क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। लाइक ये वाला, इसमें हमने पहले जिंजाइवल डिजीज़ को सारा यहाँ पे पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने पेरिडोंटाइटिस को भी अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। ये एब्सेसिस और ये हमने भी नहीं पढ़ा, ना ही ये पढ़ा। अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ने लगे हैं कि डेवलपमेंटल और एक्वायर्ड डिफॉर्मिटी से हमने बात की थी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब हमने इस टेबल में इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेना है। सबसे पहले जो हमने पहला पॉइंट वहाँ पे पढ़ा था कि लोकलाइज टूथ रिलेटेड फैक्टर्स हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। लाइक टूथ का एनाटमिकल फैक्टर्स, लाइक टूथ की एनाटमी ही कुछ इस तरह से है, लाइक जैसे एक नॉर्मल टीथ होता है उस तरह से नहीं है। जैसे मॉल ओक्लूजन हो सकती है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है। उसके अलावा डेंटल रेस्टोरेशन या कोई अप्लाइंसेस वगैरह, या फिर रूट फ्रैक्चर है, या फिर सर्वाइकल रूट रिजॉर्प्शन है, या फिर सीमेंटल टीयर है। लोकलाइज टूथ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जिंजाइवल डिजीज़ हो सकती हैं, पेरिडोंटाइटिस हो सकता है, ठीक है। अब म्यूको जिंजाइवल डिफॉर्मिटीज़ एंड कंडीशन में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जिंजाइवल और सॉफ्ट टिश्यू रिसेशन, लाइक जिंजाइवा रिसेस हो गया वहाँ से, ठीक है। उसके अलावा है लेक ऑफ कैटेनाइज जिंजाइवा, मतलब कैटेनाइजेशन कम हो गया जिंजाइवा की, ठीक है। डिक्रीज्ड वेस्टिब्यूलर डेप्थ, वेस्टिब्यूल की डेप्थ कम हो चुकी है। या फिर एबिडेंट फ्रीनम और मसल पोजीशन, जैसे हमें पता है हमारे पास लेबियल फ्रीनम होता है, लिंगल फ्रीनम, बक्कल फ्रीनम, अगर उसकी कोई अबनॉर्मल अटैचमेंट है उसकी वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा जिंजाइवल एक्सेस, लाइक जिंजाइवा जो है इन्फ्लेमेशन की वजह से एक्सेस हो गया है, या भी किसी और भी वजह से भी हो सकता है, हाइपरप्लेजिया हो गया है, उसकी वजह से सूडो पॉकेट्स बन जाएंगी। इसके अलावा अगर जिंजाइवल मार्जिन्स नहीं ठीक, इनकन्सिस्टेंट जिंजाइवल मार्जिन्स है, उसकी वजह से हो सकता है एक्सेसिव जिंजाइवल डिस्प्ले या जिंजाइवल एनलार्जमेंट या अबनॉर्मल कलर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास म्यूको जिंजाइवल डिफॉर्मिटीज़ और कंडीशंस ऑन ई डेंचुलस, ई डेंचुलस वो जिनके दांत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिज डेफिशिएंसी, जो हमारे पास एल्वियुलर रिज है वो हॉरिजॉन्टल भी उसकी और वर्टिकल भी उसकी जो है डेफिशिएंसी हो गई है, क्योंकि जो ई डेंचुलस पेशेंट्स होते हैं उनमें कंटिन्यूसली रिज रिजॉर्प्शन होती रहती है, ठीक है। तो उनकी रिज रिजॉर्ब कर करके बहुत ज़्यादा कम रह जाएगी। लेक ऑफ जिंजाइवा और कैटेनाइज टिश्यू, जिंजाइवल और सॉफ्ट टिश्यू एनलार्जमेंट्स, एबिडेंट फ्रीनम और मसल पोजीशन, ये सारे ऊपर वाले पॉइंट। डिक्रीज वेस्टिबुलर डेप्थ अबनॉर्मल के लिए भी ऊपर वाली बातें हैं। अक्लूजल ट्रॉमा में प्राइमरी अक्लूजल ट्रॉमा है, सेकेंडरी। अब प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, इसका आगे डिटेल चैप्टर है, वो आप लोग वहाँ पे पढ़ोगे पूरा प्रॉपर।